आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम कभी भी चार्जेज को डायरेक्शन के साथ फॉलो करते हैं। ठीक है, जब हमें एक स्पेशली डायरेक्शन के साथ आपको फोर्स को निकालना होगा तब आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को पढ़ना होगा। इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा वेक्टर का कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है पोजीशन वेक्टर का, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो किसी भी वेक्टर का अगर पोजीशन पूछा जाए, जैसे ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और इसका एक कोई पोजीशन पूछा जाए, तो इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन का मतलब हुआ मान लो कि यहाँ पे कोई जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है तो यहाँ से जो इसका पोजीशन होगा उसको हम लोग ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपको R1 है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग इसका पोजीशन कैसे लिखेंगे, या फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए R ही है, कुछ भी है, तो R पोजीशन ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू R1 विथ रिस्पेक्ट टू O ऐसे लिखना होगा। R1 विथ रिस्पेक्ट टू O ऐसे लिखते हैं। आप पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े हैं हम लोग कि अगर हमें वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A भी लिखना था तो हम लोग इसको शो करते थे वेलोसिटी ऑफ A माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B, ऐसा शो किया जाता था। उसी तरह से इसका पोजीशन देना है तो लिखेंगे R1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर मान लीजिए यहाँ पर R2 कोई है, इसका पोजीशन देना है तो ऐसे देंगे R2 विथ रिस्पेक्ट टू O, यानी कि R2 का पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़े थे कि पोजीशन वेक्टर को अलग अलग पोजीशंस को कैसे शो करते हैं। कहीं भी अगर कोई वेक्टर दिया है किसी पॉइंट पे तो दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैसे शो करते हैं, उसके डायरेक्शंस को देखते हैं कि ये डायरेक्शन है किसके तरफ। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई Q2 है तो ये 2 के तरफ डायरेक्शन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये Q1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, R पोजीशन ऑफ वेक्टर R2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये डायरेक्शन को बताता है कि R2 के पोजीशन को ये ऐसे बताता है। तो इसी तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसको ऐसे लिख देंगे x i कैप, x y i कैप, y j कैप, z k कैप। अब x y z की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस पोजीशन को आप लोग ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग वेक्टर में लिखते हैं। और कहीं भी किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, जैसे पॉइंट A है और पॉइंट B है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो और ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, मतलब क्या कि ये कुछ x यही दिया हुआ है, x1 y1 z1, और ये दिया है x2 y2 z2, और ये i j k के रेस्पेक्ट में दिया है। तो AB का जो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकाला जा सकता है। ये पोजीशन वेक्टर आप क्लास 11th के वेक्टर में अच्छे से पढ़े होंगे। किसी भी वेक्टर का पोजीशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर यहाँ पे कोई वेक्टर है तो इसको इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन हम कुछ ऐसे लिख देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे R1 का अगर पोजीशन दिखाना है, यहाँ पे जो भी है, तो इसके रेस्पेक्ट में R1 O लिख देंगे। तो जहाँ भी आपको पोजीशन दिखाना है वेक्टर का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला जिसका पोजीशन लिखना है उसको साथ में रखते हैं। जैसे R2 का यहाँ पे लिखना है Q2 का पोजीशन, तो R मतलब पोजीशन हम इसको शो करते हैं ऑफ 2 वेक्टर 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा लिख दिए हम लोग। तो इस तरह से अगर दो वेक्टर है या दो वेक्टर का दो पोजीशन दिया है उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग ये फॉलो करते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो x1 माइनस x2, क्योंकि अगर लिखोगे तो स्क्वायर करने के बाद वो वैल्यू सेम ही आता है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट देखते हैं। इसमें एक यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट जो है यूज होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई कराता है। डायरेक्शन के बारे में हमें यूनिट वेक्टर बताता है, तो इसमें आपको यूनिट वेक्टर ज़रूर मिलेगा। तो आपको बताया गया था कि यूनिट वेक्टर कहीं भी आपको लिखना है, जैसे वेक्टर A यूनिट वेक्टर है तो कैसे बनता है, किसी भी वेक्टर के उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। मतलब इस वेक्टर का फॉर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा डायरेक्शन। मतलब ये डायरेक्शन को शो करता है
और ये क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड को। अब ये हमारा वेक्टर यूनिट वेक्टर हुआ। अब यूनिट वेक्टर यानी कि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो कहीं भी डायरेक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अब कैसे ही निकालेंगे, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इसके बाद देखिए एक कंसेप्ट है ट्रायंगल का कंसेप्ट हम लोग देखे थे कि मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर आपके पास, कोई वेक्टर ए इस तरह से है और कोई वेक्टर यहाँ पे वेक्टर बी है और कोई वेक्टर ऐसे है आपको मान लीजिए वेक्टर सी। तो हम लोग एडिशन में पढ़े थे कि अगर वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो सेम ऑर्डर में होते हैं उनको ऐड करने पे जो सेम ऑर्डर में नहीं है वो मिलता है। जैसे यहाँ पे सेम ऑर्डर में कौन है, तो देखिए ये सेम ऑर्डर में है, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी को ऐड करने में आप करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वेक्टर बी मिलेगा। मतलब ये जो है ये दोनों सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर का मतलब हुआ कि इसका टेल इसका हेड, पहले इसका जो है हेड है इसका टेल, तो एक लाइन में ऐसे है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ए और सी को जोड़ेंगे तो जो तीसरा वेक्टर है बी वो आ जाएगा। अब यहाँ से आप चाहो तो वेक्टर सी निकाल सकते हो। वेक्टर सी क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, ए वेक्टर को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये कंसेप्ट पढ़े हैं हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कहीं भी दो वेक्टर हो अगर उसको सेम ऑर्डर में हो तो जो उसको ऐड करते हैं, तो वेक्टर जो सेम ऑर्डर में है उसको ऐड करते हैं तो तीसरे के बराबर आता है कि जो सेम ऑर्डर में नहीं है। इस कंसेप्ट का भी इसमें हमें यूज होगा। अब इसको ऐसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। आपको बताए थे हम ही कि इसका ट्रिक क्या है याद रखने का। तो देखिए जो वेक्टर किसी दो वेक्टर के हेड पे पड़ा हो वही हमें मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। मतलब जो वेक्टर हेड पे पड़ा हो किसी दो वेक्टर के, तो हेड पे कौन पड़ा है, सी पड़ा है, तो आप सी देख लोगे। और इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मिलने वाला है हमें सी, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, उस वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कीजिए जो इसके हेड पे पड़ा है। तो हेड पे कौन पड़ा है, देखिए इसका हेड है, तो हेड पे तो ये पड़ा है बी, मतलब सी को जब बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो टेल पे पड़ा है, इसके टेल पे कौन पड़ा है, ए, तो ए मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही कह सकते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा वेक्टर है एक, ठीक है, तो ऐसा वेक्टर है आपके पास, सॉरी ऐसा नहीं तो सब ये हो गए, ऐसा वेक्टर है, तो आपको पूछा जाए कि कौन सा वेक्टर मिलेगा, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि इसमें अगर नाम दे देते हैं, चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी, तो इसमें सबसे पहले पूछा जाए कि कौन वेक्टर मिलेगा। तो आप देखो कि दो वेक्टर के जो हेड पे पड़ा हो, तो हेड पे कौन पड़ा है, ए पड़ा है, तो वेक्टर ए मिलेगा। किसको किस में से माइनस कीजिए, जो इसके हेड पे पड़ा है, हेड पे कौन पड़ा है, बी, वेक्टर बी, और माइनस किसको करेंगे, वेक्टर सी को। तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं कि जो इसके हेड पे पड़ा है उसमें से जो इसके टेल पे पड़ा है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़े थे और इसमें हम लोग ये रूल सीखे थे कि इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। अगर इसको आप सेम ऑर्डर में भी अगर इसको सजाते तो सेम ऑर्डर में सजा कर क्या लिखते हैं, देखिए ऑर्डर में एक जैसे ऑर्डर में कौन है, सी और ए एक जैसा ऑर्डर है। देखिए इसका हेड फिर इसका टेल शुरू हुआ है, तो सी प्लस वेक्टर ए किसके बराबर हो जाता, वेक्टर बी के बराबर, तो लिख देते वेक्टर बी। अब देखिए अगर आपको यहाँ से वेक्टर ए चाहिए तो सी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये रूल आप याद रखिएगा, तभी आप कूलम्ब्स लॉ को समझ पाइएगा। कैसे, फिर से समझिए कि जिसके दो वेक्टर के जो हेड पे पड़ा है उसको सब्ट्रैक्ट, वो हमें मिलता है कि इसको सब्ट्रैक्ट करने में से जो हेड पे पड़ा है उस वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं जो टेल पे पड़ा है उस वेक्टर को, तो हमें ये मिलता है रिजल्ट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि दो चार्जेज कुछ इस तरह से पड़े हैं, दो चार्जेज हमारा जो है स्पेस में कुछ ऐसे पड़े हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है और कोई यहाँ पे Q2 चार्ज है। इस तरह से दो चार्जेज हैं। अब इस दो चार्ज का अगर हम पोजीशन देखना चाहें तो मान लीजिए कि इस ओरिजिन से, कोई ये ओरिजिन है, यहाँ से इसका पोजीशन R1 है, इसका पोजीशन हम लोग मान लिए Q1 है तो R1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो जाएगा। तो ओरिजिन नहीं लिखते हैं तो R1 भी लिख सकते हैं। और इसका क्या हो जाएगा पोजीशन
R2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा R2, ठीक है। तो चलिए अब इसका पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है। 1 के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे 1 के रेस्पेक्ट में, ऐसे आपको दिखाना है। तो क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ वेक्टर 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा R21। मतलब हमने क्या पोजीशन लिया Q2 का, किसके रेस्पेक्ट में लिए Q1 के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग देखेंगे कि Q1 Q2 पे फोर्स ऐसे लगाएगा तो क्या फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन आप जानते हो कि ये फोर्स हम लोग क्या ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं, मतलब इसको डायरेक्शन के साथ लिखना है। और अभी आपको बताएं कि डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन हमें बताता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 का यूनिट वेक्टर। अब R21 का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग R21 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी बताए थे कि किसी भी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को उसी के वेक्टर से, वेक्टर के उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वेक्टर का कंप्लीट फॉर्म निकल जाता है। मतलब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसको, R21 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ R21 ये R ही है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पे इसीलिए R लिए थे, ये R स्क्वायर क्या होता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग R लिए हैं। तो R21 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा R21 का, यही हो जाएगा R हो जाएगा। तो 1 लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R। अब इसको कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में हमें यहाँ से आ जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RQ इंटू R21 वेक्टर। यही आपका आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। अब बताइए कि अगर आपको इसी फॉर्म को हम लोग अगर उल्टा लेते हैं, मान लीजिए कि 1 का रिस्पेक्ट में लेना है, F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना है आपको, तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको 1 का पोजीशन लिखना होगा, और 1 का पोजीशन कुछ ऐसे जाएगा, मतलब 1 का पोजीशन क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा, R12। अब देखो R21 ये था ऐसे, R21 ये वाला R21 था, और ये आपको R12 है, R21 और इधर R12। क्या ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, क्या ये दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर। अगर वेक्टर ए ऐसा हो और सेम उतना ही मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर इस तरह से हो तो हम लोग इस दोनों को क्या बोलते हैं, एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी बोल सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग जब F12 निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई RQ ऐसे ही रहेगा। अब फिर से इतना करने जाएंगे क्या, नहीं, यहाँ पे R21 के जगह पे आप क्या लिख दीजिए, R12, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं R12। अब देखिए अगर आप चाहो तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RQ। अच्छा R12 किसके बराबर है, वेक्टर R12 जो है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ वेक्टर R21। ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं, है ना। ये R21 इस डायरेक्शन में है, R12 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो R21 जो है का माइनस लेंगे हम लोग तो R12 मिल जाएगा। मतलब इसके जगह पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ R21, वेक्टर R21। क्यों लिखें, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं,
ये समझ में आ रहा है ना आपको? ये जो वेक्टर है इसको R21 लिखे हैं, इस पोजीशन को R21 लिखे हैं और इस पोजीशन को R12 लिखे हैं। अब एक इस तरह से है, दूसरा ऐसे है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेगेटिव वेक्टर होता है। और नेगेटिव वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बस डायरेक्शन नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिख दिए। अब बस हो गया आपको, इस माइनस को हम लोग लेके चले आते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा F12 इक्वल टू 1 बाई माइनस ऑफ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RQ इंटू R21 वेक्टर। अब इसी का नाम क्या था? F21। तो यहाँ से लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। अब यहाँ से हमें ये प्रूफ हो गया कि F21 जो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे F12 है इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे F12 ऐसे लग रहा है, F12 फोर्स का ये डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन ये हुआ, तो F21 इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। और यहीं से ये कूलम्ब्स लॉ जो है फॉलो करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को। यहाँ पे देखिए इक्वल है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ फॉलो, कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। जो कूलम्ब्स लॉ है उसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, फिर समझ में आएगा आपको कि कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान से सुनो, यहाँ पे R21 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस R1। R21 को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस R1। क्यों लिख सकते हैं बच्चों? अभी ट्रायंगल रूल से बताए थे आपको, इसीलिए बताए थे इसको। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर समझाते हैं इसको। समझिए, अभी हम क्या बताएं आपको कि यहाँ से अगर आपको R21 लिखना है तो R21 क्या हो जाएगा? अब ये देखिए कुछ इस तरह से है और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो हम लोग को कौन मिलता है? R21। R21 इन दोनों के हेड पे R1 और R2 के हेड पे पड़ा है, तो हम लोग किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं? जो दोनों के हेड पे पड़ा है। तो हेड पे कौन पड़ा है? ये R2 माइनस, और टेल पे कौन है? R1। और अगर आपको R12 निकालना है तो देखिए R12 निकालना है आपको, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? R12 ऐसे हो गया, अब हेड ये हो गया, तो हेड पे कौन पड़ गया? R1 माइनस लिख देंगे R2। तो इस तरह से इसको निकाला जा सकता है वेक्टर के फॉर्म में। अब इस चीज़ को, कंसेप्ट को हम लोग अभी एक क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे और उस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए इसको मिटाते हैं और जल्दी से एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम एंड -7 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at a point A 1,1,1 and B 5,-2,1 respectively. Find the force exerted by 2 microcoulomb charge on -7 microcoulomb charge and -7 microcoulomb charge on 2 microcoulomb charge। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेज आपको Q1 और Q2, ठीक है, तो Q1 का वैल्यू ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो एक चार्ज है आपको 2 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज है कुछ आपका जिसको A पॉइंट है और ये B पे है चार्ज रखा हुआ, जिसका है -7 माइक्रोकूलम इसका मैग्नीट्यूड है। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों का जो पोजीशन दिया है कुछ ऐसे दिया है। इसका पोजीशन है 1,1,1 और इसका पोजीशन आपको दिया है 5,-2,1। आपको सबसे पहले निकालना है कि फोर्स जो होगा वो फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 2 माइक्रोकूलम ऑन -7, मतलब इसके द्वारा इस पे फोर्स लगाना है। तो ये फोर्स कुछ इस तरह से लगाएगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ऐसे लिख देंगे। FBA आपको सबसे पहले फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? फोर्स का सिंपली फार्मूला लिखेंगे FBA। अभी हम लोग पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ, अभी कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़े हैं, तो उसी को हम लोग लिख लेंगे क्योंकि ये कंप्लीट चीज़ें वेक्टर में दिया है, इसीलिए वेक्टर फॉर्म को हमको यूज करना है यहाँ पे। तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RQ, और यहाँ पे होता है आपको
2 1, अब यहाँ पे 2 1 नहीं है तो बी ए है, तो इसको 2 1 आप समझ लीजिए। ये सेकेंड चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज है, तो इसी को 2 1 समझ लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि r का वैल्यू निकालना होगा आपको, दोनों के बीच का डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए थोड़े देर पहले हम डिस्टेंस फार्मूला आपको बताए हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलेगा, इसका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो r निकाल लेते हैं। तो r कैसे निकलेगा, √5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16, ये क्या हो जाएगा -2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25, और √25 क्या हो जाएगा 5, यानी कि r जो है वो समथिंग 5 मीटर पे रखा हुआ है आपको। तो इतना मीटर पे ये दोनों के बीच का ये डिस्टेंस निकल गया, r का वैल्यू निकल गया। चलिए अब हमारा काम है कि r21 का वैल्यू निकालें, r21। अच्छा ये बताओ बच्चों कि r21 के लिए अभी तो हमने बात किया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन b विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r3, और r21 को आप ऐसे लिख सकते हो r2 माइनस वेक्टर r1, ऐसे लिखा जा सकता है। अभी इस थोड़े देर पहले इस चीज़ को बताएं, तो r2 माइनस r1 इसके जगह पे लिख दिए। r2 मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको आपको माइनस कर देना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन b ड्यू टू a इक्वल टू अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए q1 q2 का वैल्यू क्या है, इसका है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 इंटू -7 × 10⁻⁻6 अपॉन r³ मतलब 5 का क्यूब। अच्छा ये फॉर्म क्या होगा, r2 माइनस r1, देखिए 5 माइनस 1। अब देखो ये क्या है, ये i j k है, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4i, और यहाँ -2 -1 तो क्या हो जाएगा -3j, और k का टर्म देखिए 1 माइनस 1 तो k का टर्म 0 हो गया, तो 4i माइनस 3j हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू क्या होता है आप जानते हो, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9, और ये देखो 2 × 7 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे -14 × 10⁻⁻12 अपॉन 5 का क्यूब 125, यहाँ से हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप, ये हो जाएगा। अब 14 × 9 कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 14 × 9 126, FBA हो जाएगा आपको 126 × 10⁻12 कितना हो जाएगा -3 अपॉन 125 4i कैप माइनस 3j कैप। चलिए अब 126 125 ये कटेगा तो लगभग आपको कितना आ जाएगा, ये आपको दोनों को काटिएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये 1 हो जाएगा, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, इसको इससे लगभग 1.1 आएगा, कुछ भी 1.1 × 10⁻³ फिर 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4j से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 1 पॉइंट कुछ भी आ गया, मान लीजिए 1.01 ऐसे आएगा इंटू 10⁻³ और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4i माइनस 3j से, और यही आपको मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट फैक्टर फॉर्म में आपको फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो फोर्स जो मिलेगा यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से आप ये 10⁻³ को अंदर भेज दोगे, ये 4 है, ये 4 है बच्चों, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो भी आ जाए 4 के लगभग हम लोग ले लेते हैं इंटू 10⁻³ i कैप माइनस 3 × 10⁻³ j कैप, ये आपको फोर्स मिल गया इतना। ठीक है, तो ये फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में इतना फोर्स लगेगा। इसी तरह से इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो बस इसको भी निकाल सकते हैं इसी तरह से, जैसे इसको सॉल्व करें इसी तरह से इसको भी सॉल्व करके सेकंड क्वेश्चन को भी आप निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर के।